नमस्कार आप सभी को। हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए पढ़ रहे थे और ग्राम पंचायत अधिकारी में अधिनियम 1947 को पढ़ रहे थे। 1947 संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम। इसमें लास्ट जो क्लास हमने ली थी उसमें धारा नंबर 14 तक बताया था। धारा नंबर 14, ठीक है। और उससे पहले हम लोग ग्राम सभा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ग्राम पंचायत के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ग्राम पंचायत में बहुत सारे पहलू अभी भी छूटे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज उन्हीं को पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत से संबंधित जो महत्वपूर्ण धाराएँ थीं, वो मैं कल पढ़ा चुका हूँ आपको। आज भी मैं कुछ धाराओं को लूँगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपकी थ्योरी होगी और समझने वाला भाग होगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। हम चर्चा करेंगे अधिनियम अधिनियम 1947 की। अधिनियम 1947 में ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे आज हम। ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत को हल्की-हल्की नज़र में देखेंगे, ठीक है? और यहाँ से ये जो पूरा का पूरा मैं सेगमेंट समझाऊँगा, इसको समझने का ज़्यादा ध्यान रखना। अच्छा, इसी में एक धारा है। धारा का नाम है 11 का खा। इस 11 के खा में दिया गया है प्रधानों के चुनाव के बारे में। प्रधानों के चुनाव के बारे में, ठीक है? प्रधानों का चुनाव होता कैसे है? आओ इसको समझते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रधानों को हटाने की प्रक्रिया की तरफ। प्रधानों का चुनाव कैसे होता है? सपोज़ करो ये क्या है? ये आपकी है एक ग्राम पंचायत, ठीक है? गौर करो। ये एक ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत। ये जो ग्राम पंचायत है इसमें इसको कई सारे हमने वार्डों में बाँट दिया। इसके ये सारे के सारे हैं वार्ड, सपोज़ करो, ऐसे हमने इसको वार्डों में बाँट दिया। अब मुझे बताओ ये जो ग्राम पंचायत है, गौर करना, ये जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में एक अपनी मतदाता सूची होगी, बोलो भई। इस क्षेत्र में अपनी एक मतदाता सूची होगी। इस मतदाता सूची में बहुत सारे लोग पंजीकृत होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं पंजीकृत इसमें मतदाता होंगे, बोलो भाई। और जो ये पंजीकृत मतदाता होते हैं, यही यही मतदाता किसका चुनाव करेंगे? यही मतदाता प्रधान को चुनते हैं। प्रधान को चुनते हैं। ये बात आप समझ पाए? अब देखो वार्ड में। ये क्या है? ये क्या है? ये एक वार्ड है, ठीक है? ये एक वार्ड है। अब मुझे बताओ ये क्या है? ये भी एक वार्ड है। ये क्या है? ये भी एक वार्ड है। ये ये वार्ड है। गाँव को हमने छोटे-छोटे वार्डों में बाँट दिया, ये भी वार्ड है। ये क्या है? ये भी वार्ड है। ये सारे के सारे क्या हैं? वार्ड। अब मुझे बताओ, हर एक वार्ड से अपना अलग एक प्रतिनिधि खड़ा होगा और उस वार्ड के लोग उसको चुनेंगे। अर्थात इस वार्ड की भी एक मतदाता सूची होगी, ठीक है? संपूर्ण गाँव के लोगों की मतदाता सूची होगी। हर एक अलग-अलग जहाँ-जहाँ लोग रह रहे हैं, उनके हिसाब से अपनी अलग वहाँ के लोग पंजीकृत होंगे मतदाता सूची में। तो यहाँ पर अपनी एक अलग मतदाता सूची होगी, ठीक है? और इसमें मतदाता सूची में यहाँ पर पंजीकृत मतदाता भी होंगे। बोलो भाई, पंजीकृत मतदाता भी होंगे। अब ऐसी स्थिति में पंजीकृत मतदाताओं के द्वारा जो भी वार्ड है, संबंधित वार्ड से अपना एक सदस्य का ये लोग चुनाव करेंगे। यानी कि पंजीकृत मतदाता संबंधित वार्ड से संबंधित वार्ड से संबंधित सदस्य का चुनाव करेंगे। सदस्य का चुनाव करते हैं। यहाँ तक बात समझ पाए? तो कुल मिला के ग्राम पंचायत में प्रधान का चुनाव कौन करता है? ग्राम पंचायत में जो मतदाता सूची होती है, उसके सभी पंजीकृत मतदाता। और वार्ड मेंबर्स का कैसे होता है? जो संबंधित वार्ड होता है, उसके लोग उसे अपने क्षेत्र से चुन के भेज देते हैं। और फिर इस प्रकार से बनती है, हाँ, इस प्रकार से बनती है एक ग्राम पंचायत, ठीक है? अब एक बात मुझे बताओ, प्रधान का चुनाव हो रहा है, सदस्यों का भी चुनाव हो रहा है। क्या कभी ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि प्रधान चुना ही ना जाए? सदस्य चुने ही ना जाएँ? वो कौन-सी कंडीशन होती है? वो देखो, एक धारा है, धारा नंबर 11 का खा का 2, इसको गौर करना। धारा नंबर है 11 का खा का 2, इसमें दिया है प्रशासनिक समिति के बारे में। प्रशासनिक समिति के बारे में इसमें दिया है, या हम कहें प्रशासक के बारे में हमें इस धारा में जानकारी मिलती है। दरअसल जब भी कभी पंचायत का गठन होगा, गौर करना, जब भी कभी पंचायत का गठन होता है, तो पंचायत के गठन में एक शर्त होती है। पंचायत के गठन में एक शर्त होती है, शर्त क्या होती है?
शर्त ये होती है कि प्रधान का निर्वाचन हो, प्रधान का निर्वाचन होना ही चाहिए और एक और शर्त है। शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि कम से कम जितना भी मेंबर हो, कम से कम उसका 2/3 सदस्य चुने जाएँ, ठीक है? 2/3 सदस्य चुने जाएँ। तो आप समझ पाए? यानी पंचायत का गठन तभी होगा, उसके लिए शर्त होती है कि प्रधान का एक तो चुनाव हो जाए, प्रधान निर्वाचित हो जाए और दूसरा जितने भी पंचायत में सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या निर्धारित है, उसके 2/3 सदस्यों का कम से कम चुनाव हो, वो चुने जाएँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो ये कंडीशन किसी भी सूरत में ना हुई, अगर ऐसा ना हुआ, ऐसा ना हो, तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर पंचायत का गठन नहीं होगा। यानी कि प्रधान चुना नहीं गया, 2/3 सदस्य चुने जाने थे, उनसे कम सदस्य चुने गए हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधान का चयन सॉरी ग्राम पंचायत का गठन नहीं होगा। अच्छा, अब अगर ग्राम पंचायत का गठन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इस स्थिति में सरकार हरकत में आ जाती है और सरकार सरकार यहाँ पर प्रशासनिक समिति बना देती है। प्रशासनिक समिति या प्रशासक को नियुक्त कर देगी, नियुक्त करेगी। ठीक है? भाई गाँव में कोई गाँव है, गाँव के प्रशासन के लिए एक संस्था तो चाहिए ही। ग्राम पंचायत एक संस्था के रूप में काम करती है, जो गाँव के लोगों के लिए काम करती है। ठीक है? अब इस स्थिति में पंचायत का गठन हो ही नहीं पाया, ये संस्था तो बन ही नहीं पाई, तो इस स्थिति में सरकार हरकत में आती है और फिर प्रशासनिक समिति या फिर प्रशासक की वहाँ पर नियुक्त कर दी जाती है। अब देखो, जब भी कभी प्रशासनिक समिति बनाई जाएगी, तो उसके लिए शर्तें क्या होंगी? गौर करो। प्रशासनिक समिति की शर्तें। प्रशासनिक समिति की शर्तें क्या हो सकती हैं? क्या पता है आपको? सबसे पहली शर्त, प्रशासनिक समिति में कौन से लोग होंगे? सबसे पहली तो समस्या ये है कि प्रशासनिक समिति में कौन से लोग होंगे? पंचायत का गठन हो नहीं पाया है, तो इसमें वही लोग होते हैं, इसमें वही लोग होंगे जो क्या होंगे? जो पंचायत के सदस्य पंचायत के सदस्य बनने की योग्यता रखते हों, योग्यता रखें। सबसे पहली कंडीशन तो ये हो गई प्रशासनिक समिति की, कि प्रशासनिक समिति में केवल और केवल वही बंदा नियुक्त किया जाएगा, जो पंचायत का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। दूसरी कंडीशन, चूँकि राज्य सरकार नियुक्त कर रही है, तो राज्य सरकार इसमें प्रशासक की नियुक्ति करेगी, प्रशासक की नियुक्ति करती है। ठीक है? अच्छा, अब एक प्रशासनिक समिति में सदस्य कितने होने चाहिए? तो सदस्यों की संख्या का निर्धारण ये राज्य सरकार करती है। अर्थात सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने का काम किसका है? निर्धारित कौन करेगी? ये करेगी राज्य सरकार। ठीक है? ये तीसरी कंडीशन हो गई। अच्छा, एक बार मान लो ये प्रशासनिक समिति बन गई तो कितने समय तक ये रहेगी? ये अगर बन जाती है तो ये 6 माह तक काम करेगी और फिर उन 6 माह के अंदर-अंदर चुनाव आपको करवाने पड़ेंगे। यानी निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाने पड़ेंगे। अर्थात यह समिति या फिर हम कहें प्रशासक 6 माह तक कार्य करता है, कार्य करता है। ये बात समझ पाए? तो प्रशासनिक समिति ये कब गठित होगी? इसके लिए शर्तें क्या हैं? प्रशासनिक समिति तभी गठित होगी जब ग्राम पंचायत का चुनाव करवाया जाए, प्रधान का निर्वाचन ना हो पाए या 2/3 सदस्य से कम चुने गए। ठीक है? अगर 2/3 सदस्य या उससे ज़्यादा चुने गए हैं, प्रधान का चुनाव हो गया है, तो ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो फिर पंचायत का गठन नहीं होगा। इस स्थिति में सरकार प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति कर सकती है। ये जो प्रशासनिक समिति सरकार बनाएगी, इसमें वही लोग शामिल होंगे जो पंचायत का सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। राज्य सरकार प्रशासक की नियुक्ति भी कर सकती है। सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। एक समिति जो बनाई जाती है प्रशासनिक समिति वो 6 महीने तक काम करती है। उसी दौरान चुनाव कराने होंगे। ठीक है? यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, ये जो प्रशासनिक समिति एक बार बन गई है, ये बात ध्यान रखना। ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ नहीं और 2/3 मेंबर से कम चुने गए। ग्राम पंचायत तो बनी नहीं। ग्राम पंचायत जब बनेगी नहीं, तो प्रशासनिक समिति आएगी। तो ये जो प्रशासनिक समिति 6 महीने तक काम करेगी, मुझे बताओ ये कैसे काम करेगी? ये ठीक उसी प्रकार काम करेगी जैसे एक ग्राम पंचायत काम करती है।
तो नोट बना के एक बात याद रखना, इस अवधि में इस अवधि के लिए इसे ग्राम पंचायत ही समझा जाएगा। किसे? यही प्रशासनिक समिति को। इसे ग्राम पंचायत ही समझा जाएगा। ये बात आप समझ पाए? हाँ। चूँकि ये सारे के सारे एन्जॉय काम करेगी, यानी ये हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो फंक्शन्स होंगे, जो अधिकार होंगे ग्राम पंचायत के, ये प्रशासनिक समिति उन अधिकारों को पूर्णतया एन्जॉय करेगी। ठीक है? अच्छा, तो पंचायत के जो अधिकार होंगे, पंचायत के अधिकारों को यह संस्था, कौन-सी संस्था? प्रशासनिक समिति। यह संस्था एन्जॉय करेगी या धारित करेगी? धारित करेगी। ठीक है? ये दोनों बातें याद रखो। जब भी कभी प्रशासनिक समिति ग्राम पंचायत की तरह काम करेगी 6 महीनों के लिए, तो फिर वो ग्राम पंचायत ही उसे समझा जाएगा और साथ ही साथ जो ग्राम पंचायत के पास अधिकार थे, वो सारे के सारे अ, ये जो प्रशासनिक समिति थी, ये इसको एन्जॉय करेगी। ठीक है यहाँ तक? अब देखो हम 2-3 बातें और चर्चा करेंगे। 2-3 बातें नहीं, दरअसल ये 10 से 12 बातें हैं और मैं इनको आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं चर्चा करने वाला हूँ ग्राम पंचायत की बैठक के बारे में। देखो, ग्राम पंचायत की बैठक के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इसके अलावा मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ मैंने केवल और केवल बैठक बता के आगे बढ़ गया था। अब यहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, बैठक बुलाता कौन है, कैसे कार्यवाही होती है उनकी, इनको सबको। तो ग्राम पंचायत की बैठक के बारे में चर्चा करूँगा। कौन-सी धारा में है ये? धारा है 12 का ख। ठीक है? इसके बाद मैं चर्चा करूँगा बैठक की सूचना के बारे में और ये कौन-सा है? ये नियम है। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की नियमावली में। नियम संख्या है 32 से लेकर 37 तक। ग्राम पंचायत की बैठक। तीसरी मैं बात करूँगा बैठक कौन बुलाता है? बैठक कौन बुलाएगा? इसकी भी मैं चर्चा करूँगा। बैठक कौन बुलाएगा? ये कहाँ पर वर्णित है? 1947 की नियमावली में नियम संख्या है 33। अच्छा, बैठक का कोरम क्या होगा? ध्यान देना, कन्फ्यूज़ मत होना। मैंने पीछे आपको ग्राम सभा बताई थी, वहाँ कोरम अलग है और यहाँ मैं ग्राम पंचायत पढ़ा रहा हूँ, यहाँ कोरम अलग होगा। तो कोरम क्या है? नियम संख्या ये दिया है 35 में, कोरम के बारे में, ठीक है? कोरम के बाद मैं पढ़ूँगा ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता के बारे में और ये दिया है नियम संख्या 36 में, ठीक है? इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा बैठक की कार्यवाही। बैठक की कार्यवाही क्या होती है? कार्यवाही या हम कहें बैठक की कार्यवाही से मेरा मतलब है कि जैसे आपने ग्राम सभा में कार्यवाही पढ़ी थी कि गत बैठक में जो भी एजेंडा होता है, यहाँ पर जो भी मदें निर्धारित की जाती हैं, तो जब भी आगामी बैठक होगी, इस बीच क्या-क्या आपने किया है, क्या-क्या ग्राम पंचायत ने किया है, उनके सब के बारे में यहाँ पर वर्तमान बैठक में चर्चा होती है। तो कार्यवाही क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। इसके अलावा ग्राम पंचायत की बैठक की कार्यवाही के अलावा ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, प्रधान के कर्तव्य क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करूँगा। और ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, इस प्रधान के कर्तव्य किस नियम में हैं? नियम संख्या है 47, ठीक है? इसके अलावा प्रधान को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? इसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा या फिर हम कहें अविश्वास अविश्वास प्रस्ताव। प्रधान को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव आता है, इसकी चर्चा करूँगा। इसके अलावा प्रधान और उसके सदस्यों को हटाया जाना। ये तो अविश्वास प्रस्ताव आया, तो यहाँ तो मैं केवल और केवल अविश्वास प्रस्ताव की बात करूँगा, कि अविश्वास प्रस्ताव ऐसे-ऐसे आता है। फिर इसके बाद उनको हटाया कैसे जाता है, सदस्यों को आप कैसे हटाओगे, इन सब की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रधान को मिलने वाला मानदेय और भत्ते। वर्तमान में इनको कितना रुपया मिल रहा है या फिर हम कहें सदस्यों को कितना रुपया मिल रहा है, इन सब के बारे में। और अंत में पढ़ेंगे प्रधान या फिर सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह, ठीक है? प्रधान और सदस्य ये शपथ ग्रहण समारोह में ये कौन है? क्या राष्ट्रपति उतर के आते हैं या फिर और कोई इनको शपथ दिलाता है? खैर राष्ट्रपति जब शपथ किसी को दिलाता है या फिर राष्ट्रपति जब शपथ लेता है,
तो वो विश्व स्तरीय बात हो जाती है, पूरी दुनिया उस शपथ को कवर करती है। और यहाँ जब अपने प्रधान जी और इनके जो पूरी की पूरी टीम होती है, जब वो शपथ लेती है तो उसको कौन-सा स्तर कवर करता है? क्या विश्व स्तरीय ये खबर बनती है? या फिर केवल और केवल हाँ, गाँव की ही खबर बन के रह जाती है? इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले उठाते हैं हम लोग ग्राम पंचायत की बैठक, धारा नंबर 12 का खा। देखो, अब इसमें आप देखोगे जो मैं ग्राम सभा पढ़ा चुका हूँ, ग्राम सभा को अगर आपने ठीक-ठीक तरीके से पढ़ लिया होगा, तो यहाँ बहुत कुछ समझने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है नहीं। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे शुरुआत करते हैं हम ग्राम पंचायत की बैठक से। ग्राम पंचायत की बैठक, ठीक है? ग्राम पंचायत की बैठक में सबसे पहले मुझे बताओ, ग्राम पंचायत की बैठक को 1 महीने में कितनी होनी चाहिए? तो आप सीधा-सा सवाल बताओगे, ग्राम सभा की बात नहीं हो रही है। ध्यान देना, दोनों में अंतर समझना। ग्राम सभा में 1 साल में 2 बैठकें थीं, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ ग्राम पंचायत की, तो आप बताओगे माह में यानी महीना में 1 बैठक ज़रूरी है। 1 बैठक आवश्यक है, ठीक है? ये बैठक कहाँ होगी? तो आप बताओगे जो ये बैठक होगी, ये ग्राम पंचायत का कोई ना कोई कार्यालय होगा। ग्राम पंचायत के कार्यालय या फिर अन्य सार्वजनिक स्थल होगा कोई। अन्य सार्वजनिक स्थल में ये बैठक होगी, ठीक है? तीसरी कंडीशन, मुझे बताओ 2 बैठकों के बीच कितना समय होना चाहिए? 2 बैठकों के बीच 2 मास का अंतर ना हो। का अंतर ना हो। 2 मास का अंतर हो, उससे पहले-पहले कम से कम 2 बैठकें हो जानी चाहिए, ठीक है? 1 बैठक, ये रही आपकी दूसरी बैठक, इसके बीच 2 मास से अंतर कम होना चाहिए, यानी कि यहाँ बैठक हुई और जैसे ही 2 मास होने वाले हों, उससे पहले-पहले बैठक हो जाए, हर हाल में। तो ग्राम पंचायत की बैठक से संबंधित 3 जानकारियाँ, कौन-कौन सी? माह में कितनी बैठक? कम से कम 1 आवश्यक है। ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होगी? ग्राम पंचायत के कार्यालय या फिर अन्य सार्वजनिक स्थल में। 2 बैठकों के बीच कम से कम कितना अंतर होना चाहिए? 2 महीने से कम, 2 मास से कम अंतर होना चाहिए। अच्छा, ग्राम पंचायत की पहली बैठक कब होती है? बता सकते हो? ग्राम पंचायत की पहली बैठक, तो जो पंचायत होगा, पंचायत के निर्वाचन या निर्वाचन शब्द अच्छा नहीं है, आप संगठन लिख लो। ग्राम पंचायत जैसे ही ग्राम पंचायत का निर्वाचन हुआ, उसका संगठन हुआ, तो ग्राम पंचायत के निर्वाचन या संगठन के 30 दिन के भीतर 30 डेज़ 30 दिन के भीतर पहली बैठक होगी, पहली बैठक होगी। देखो, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। मान लो ये क्या है? ये एक ग्राम पंचायत है, ठीक है? ये है एक ग्राम पंचायत, गौर करना। ग्राम पंचायत में अपना एक प्रधान है और बहुत सारे इसके हाँ, सदस्य हैं। ये पूरी की पूरी टीम है। ग्राम पंचायत वास्तव में ग्राम सभा की कार्यकारी इकाई होती है। तो ये ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का इलेक्शन हुआ तो ये लोग जीत गए तो ग्राम सभा बन गई, शपथ वगैरह ले ली, ग्राम सभा बन गई। अब ग्राम सभा जैसे ही बनी, तो जिस दिन बनेगी या जिस दिन इसका संगठन होगा, उसके ठीक 30 डेज़ बाद पहली बैठक होगी। ध्यान दो, जिस दिन इसका संगठन होगा, उसके 30 डेज़ बाद, 30 दिन बाद 30 दिन बाद का मतलब 30 दिन के भीतर-भीतर ऐसा लिखा है, तो बाद मत लिखो, या आप ऐसे लिख लो 30 दिन 30 डेज़ के भीतर, तो ज़्यादा सही होगा, है ना? 30 दिन के भीतर क्या होगी, इसकी पहली बैठक होगी, ठीक है? इसकी पहली बैठक हो गई। अब बताओ, अब जब भी कभी अगली वाली बैठक होगी, तो 1 महीने के अंदर-अंदर हो जानी चाहिए। 1 महीने में कम से कम 1 बैठक, फिर अगले 1 महीने में कम से कम 1 बैठक, अर्थात ये जो 2 बैठकें हो रही हैं, इनके मध्य 2 मास से कम अंतर हो। ये बैठक हो गई, ये बैठक हो गई। इन बैठकों के मध्य 2 मास से कम अंतर हो, ठीक है? फिर से समझ लो, ग्राम पंचायत का संगठन के कितने दिन के भीतर-भीतर पहली बैठक हो जानी चाहिए? आप बताओगे 30 दिन। ग्राम पंचायत की 1 महीने में कितनी बैठकें होती हैं? आप बताओगे 1। ग्राम पंचायत की 2 बैठकों के मध्य कितने मास का अंतर होना चाहिए? 2 महीने से कम। दैट्स इट। ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होगी? अपने सचिवालय में होगी या फिर जो इनका सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पर होगी। समझ गए यहाँ तक? अब आगे बढ़ो। देखो, बैठक की सूचना बैठक की जो सूचना है, गौर करना,
बैठक की सूचना ग्राम पंचायत के सदस्यों को दी जाएगी। तो ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य होंगे, जब भी कभी बैठक होगी उसके 5 दिन 5 डेज़ के 5 डेज़ पहले जब भी कभी बैठक होगी, उसके 5 डेज़ के पहले 5 दिन पहले सभी सदस्यों को सभी सदस्यों को लिखित रूप से सूचना दी जाएगी। लिखित सूचना दी जाएगी। ठीक है? ग्राम सभा की बात अलग है, ग्राम पंचायत की बात अलग है। आप यहाँ पर ग्राम सभा वाला डेटा मत घुसा देना। मैं बार-बार कहता हूँ, ठीक है? अब दूसरी कंडीशन देखो। दूसरी कंडीशन में जो भी बैठक का स्थान होगा, बैठक का जो समय होगा, बैठक की जो दिनांक होगी, किस तिथि को बैठक हो रही है, इसकी सूचना दे दी जाती है और साथ ही साथ कुछ खास स्थान हैं, जैसे कोई दीवालें होती हैं जहाँ पर लोगों की नज़रें पड़ जाती हैं, तो कुछ खास स्थान हैं, इस स्थानों पर यहाँ पर चिपकवा दी जाती हैं। ठीक है? यहाँ पर ये जो सूचना है बैठक की इसको चिपकवाया जाएगा। साथ ही साथ आपने टुग्गी का नाम सुना होगा, आपने मुनादी का नाम सुना होगा, आपने बुहारी का नाम सुना होगा, तो ये सब पिटवाई जाती हैं, पिटवाई जाएगी और इस प्रकार से सूचना दी जाती है ग्राम पंचायत की बैठक की। तो ये फिगर आप केवल और केवल याद रखो, ये पूछा जा सकता है, केवल और केवल इतना फिगर। मैं आपसे कहूँ ग्राम पंचायत की बैठक की सूचना पंचायत के सदस्यों को कितने दिन पहले लिखित रूप से दी जाती है, आप बताओगे 5 डेज़। बाकी ये सारी बातें आप केवल और केवल अपनी जानकारी के लिए रख। अच्छा ये तो हो गई सूचना देने की बात। अब मुझे बताओ बैठक बुलाएगा कौन? बैठक बुलाता कौन है? बताओ भाई। बैठक कौन बुलाता है? बैठक हमेशा प्रधान बुलाता है, चाहे वो ग्राम सभा की बैठक हो, चाहे वो ग्राम पंचायत की बैठक हो। हमेशा, हमेशा, हमेशा प्रधान बुलाएगा, प्रधान बुलाएगा। कौन-सी नियमावली में बुलाएगा, वो मैं आपको लिख चुका हूँ। अच्छा, ये तो हो गई बात बैठक बुलाता है प्रधान, सामान्य तौर पर। लेकिन अगर मान लो पंचायत के कुछ सदस्य हैं, पंचायत के टोटल सदस्य कितने हैं? सदस्य टोटल जितने भी सदस्य होंगे पंचायत के, उसके अगर 1/3 फिर से समझो, ये दूसरा पॉइंट है। अगर जितने भी पंचायत के सदस्य होंगे, उसका 1/3 ये क्या करें? ये लिखित रूप से हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर करें और कहें, क्या कहें? प्रधान जी से कि प्रधान जी बैठक बुलवा लो, काम है, चर्चा करनी है। ये कहें बैठक बुलवाओ, बुलवाओ, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जब भी कभी ये लिखित रूप से कहेंगे, ऐसे ही हवा-हवाई नहीं कहेंगे, ये सारा का सारा लिखित होगा। लिखित लिखेंगे, 1/3 सदस्य सिग्नेचर करेंगे और फिर ये डॉक्यूमेंट जाएगा प्रधान के पास और जैसे ही प्रधान को ये पत्र प्राप्त होगा, वो पत्र मिलने के 30 ओह सॉरी 30 नहीं है यहाँ पे 15 है। 15 डेज़ के भीतर भीतर बैठक बुलवाई जाएगी, बैठक बुलवाई जाएगी। ये बात आप समझ पाए? ग्राम सभा में स्थितियाँ अलग थीं। यहाँ पर ग्राम सभा में देखा होगा ग्राम सभा के टोटल मेंबर्स का 1/3 भी नहीं था और यहाँ जो मैंने 15 लिखा है ये 15 भी नहीं था। लेकिन यहाँ चूँकि मैं ग्राम पंचायत पढ़ा रहा हूँ, तो ग्राम पंचायत के टोटल जितने भी सदस्य होंगे, उसका 1/3 अगर प्रधान से लिखित रूप से कह दें कि बैठक बुलवाओ, काम है, बहस करनी है थोड़ी-सी, चर्चा करनी है, तो प्रधान को जब भी पत्र मिलेगा, पत्र मिलने के 15 दिन के अंदर-अंदर प्रधान को बैठक बुलवानी पड़ेगी। ये ग्राम पंचायत की स्थिति है। ठीक है? अब देख लो ज़रा इसमें कोरम की बात। मैं बात कर लूँ कोरम की। कोरम वो निर्धारित संख्या होती है, हम कहें वो न्यूनतम संख्या होती है जिससे काम चल सके। ठीक है? इसके बारे में मैंने पीछे भी बताया था आपको। ग्राम सभा का कोरम कुछ अलग था, लेकिन अब ग्राम पंचायत की बात हम कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायत में कोरम अलग होगा। क्या होगा कोरम? जितने भी ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, जितने भी ग्राम पंचायत के कुल सदस्य हैं, उनका 1/3 ये होगा प्रधान सहित। ग्राम पंचायत के टोटल मेंबर्स प्रधान सहित टोटल मेंबर्स का 1/3 ये होगा कोरम। ठीक है? यानी कि ग्राम पंचायत की बैठक कब हो सकती है? जब इतने सदस्य उपस्थित हों, ग्राम पंचायत की बैठक तभी होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो ये तो हो गई कोरम की बात। अच्छा, अब दूसरी बात, कोरम पूरा अगर ना हो, क्या तब भी बैठक होती है? नहीं, तब बैठक नहीं होती है। लेकिन एक कंडीशन होती है, वो अलग है। अभी हम उसकी भी चर्चा करेंगे। अगर कोरम
पूरा ना हो तो बैठक नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अगर कोरम पूरा ना हो फिर भी बैठक हो जाए, ये कौन-सी स्थिति होती है? ये वो स्थिति होती है, मान लो ये ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत की बैठक हुई, लेकिन बैठक में कोरम नहीं था, तो ये बैठक नहीं हुई। फिर अब आगे जब भी कभी बैठक होगी, चूँकि कोरम की वजह से बैठक नहीं हुई है, तो जब भी कभी आगे ग्राम पंचायत की बैठक होगी, उसमें भी अगर कोरम नहीं हुआ, तो उसमें कोरम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर नहीं देखा जाता है कि कोरम है या नहीं है। ठीक है? तो अपवाद क्या है इसका? यदि कोई बैठक यदि कोई बैठक ध्यान देना, कोरम के अभाव में कोरम के अभाव में स्थगित हो जाती है, स्थगित हो जाए, तो क्या होगा? अगर कोई बैठक कोरम के अभाव में स्थगित हो जाती है, तो जब भी दोबारा बैठक होगी जब भी दोबारा बैठक होगी, कोरम की आवश्यकता न होगी, कोरम की आवश्यकता न होगी। ये बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गई सारी बातें? बैठक की सूचना कौन देता है, कितने दिन पहले सूचना देनी होती है और साथ ही साथ बैठक कौन बुलाता है। पंचायत के 1/3 सदस्य अगर बुलाने को कहें तो कितने दिन पहले-पहले या हम कहें कितने दिन के अंदर-अंदर बैठक बुलाई जाएगी। इसके अलावा कोरम की बातें। ग्राम पंचायत का कोरम पंचायत के टोटल सदस्यों का 1/3 होता है। अब देखो मैं बात कर लूँ इसकी अध्यक्षता की। जब भी कभी बैठक होगी तो बैठक की अध्यक्षता ये कौन करेगा? गौर करो। बैठक की अध्यक्षता करने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? सबसे पहली कंडीशन, अध्यक्षता करेगा प्रधान। गौर करो, बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधान। ठीक? वही कंडीशन जो मैं पीछे बता चुका हूँ ग्राम सभा में। अगर प्रधान अनुपस्थित हो जाए, तो कौन करेगा? तो करेगा प्रधान द्वारा प्रधान द्वारा मनोनीत सदस्य। मान लो प्रधान ने मनोनीत सदस्य कोई नहीं चुना या ये जो मनोनीत सदस्य था ये भी अनुपस्थित हो जाए या फिर दूसरी कंडीशन क्या है? प्रधान मनोनीत ही ना करे, तो ना करे, तो क्या होगा? फिर से समझो, बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? प्रधान। अगर प्रधान अनुपस्थित हो जाए, तो प्रधान के द्वारा मनोनीत सदस्य अध्यक्षता करेगा। लेकिन अगर ये प्रधान के द्वारा मनोनीत कोई हो ही ना, तो फिर एडीओ पंचायत एडीओ पंचायत द्वारा मनोनीत सदस्य अध्यक्षता करता है। मनोनीत सदस्य अध्यक्षता करेगा। मान लो ये भी ना कर पाए, ये जो मनोनीत किया है एडीओ ने, वो मनोनीत करना ही भूल जाए, तब क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में होगा ये कि वहाँ पर जो उपस्थित सदस्य होंगे, उपस्थित सदस्य स्वयं के बीच से ही एक सदस्य को चुन लेंगे, अध्यक्ष बना देंगे। उपस्थित सदस्य स्वयं के बीच से ही अध्यक्ष चुन लेंगे चुन लेंगे। ये बात आप समझ पाए? फिर से समझो। ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता होनी है, तो ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सबसे पहला बिंदु प्रधान ही करेगा और बैठक बुलाता कौन है? वो भी प्रधान बुलाता है। प्रधान द्वारा मनोनीत सदस्य, अगर प्रधान ना हो, तो प्रधान द्वारा मनोनीत सदस्य करेगा। अगर ये भी ना हो, तो एडीओ पंचायत के द्वारा मनोनीत सदस्य करेगा। अगर ये भी ना हो, तो जितने भी वहाँ सदस्य उपस्थित होंगे, वो अपने में से ही कोई ना कोई अध्यक्ष चुन लेंगे। बात खत्म। ठीक है? इसके बाद मैं एक टॉपिक और चर्चा करूँगा, बैठक की कार्यवाही, ग्राम पंचायत की। बैठक की कार्यवाही। ये कार्यवाही वैसी है जैसी मैंने ग्राम सभा में बताई थी। सेम एज़ ग्राम सभा। तो ग्राम सभा आप पढ़ चुके हो। ग्राम सभा में जितनी भी बातें मैंने बताई थी, वो सारी की सारी बातें यहाँ भी लागू होती हैं। कार्यवाही बिल्कुल सेम है। अब देखो, मैं एक टॉपिक और आपको कवर करवाता हूँ, प्रधान के कर्तव्य। प्रधान के कर्तव्य। प्रधान के कर्तव्य क्या हैं? क्या-क्या काम करता है प्रधान? प्रधान के कर्तव्यों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जो आपका पंचायत राज उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 है। 1947 में एक नियम संख्या है 47। यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रधान के कर्तव्य, ठीक है? अब देखो प्रधान के कर्तव्य होते क्या हैं? सबसे पहला कर्तव्य है कि जो ग्राम सभा है
या फिर ग्राम पंचायत है। ठीक है? ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की जितनी भी बैठकें होती हैं, सभी बैठकों को बुलाना और साथ ही साथ केवल बुलाना इतना ही काम नहीं है, उनकी अध्यक्षता भी करना। उनकी अध्यक्षता करना, ये सबसे प्रमुख कार्य है प्रधान का। गौर करिएगा इसको। सूचना वगैरह भेजने का काम वो हाँ, सचिव करेगा, लेकिन हमेशा बुलाएगा कौन? प्रधान। और उसकी अध्यक्षता भी कौन करेगा? प्रधान। ठीक? दूसरी बात, अगर ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत में अर्थ की भी आवश्यकता पड़ती है, ग्राम पंचायत को देखने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ग्राम पंचायत की आर्थिक व्यवस्था और साथ ही साथ ग्राम पंचायत के शासन को देखने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? इनकी सबकी देख-रेख की ज़िम्मेदारी होती है हाँ, प्रधान की। इसको आप ठीक-ठीक उसी प्रकार देखो जैसे आपके परिवार में पिताजी होते हैं, फादर। इनकी ज़िम्मेदारी क्या है? सबसे बड़े मुखिया हैं घर के और आपके घर में जो भी बड़ा मुखिया होगा उसकी ज़िम्मेदारी क्या होती है? साधारणतया कि घर में आर्थिक स्थिति ठीक रहे। अगर घर में सब्ज़ी वग़ैरह आनी है, छोटी-मोटी जो काम होते हैं, वो रुकें ना, उसके लिए अर्थ बना रहे। इसके अलावा गाँव में सॉरी चूँकि घर का मुखिया है, तो घर की शासन व्यवस्था कैसी चल रही है? आप कितने बजे रात में आते हो घर में लौट के? पता चला दोस्तों के साथ निकल गए, घूम रहे हो और 12-1 बजे आ रहे हो, तो उस स्थिति में यही रोकते हैं, जो घर का मुखिया होता है, बड़ा सदस्य वही रोकता है आपसे, अगर जागरूक है तो, कि भैया इतनी देर कहाँ रहे? तो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत भी आप एक परिवार की तरह देखो। ग्राम पंचायत में अर्थव्यवस्था बनी रहे, लोग खुशहाल रहें, साथ ही साथ शासन व्यवस्था वहाँ की अच्छी रहे, चोरी ना हो, अन्य कर्मकांड ना हो, जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हों। तो इन सब से बचने के लिए ग्राम पंचायत के प्रधान की ज़िम्मेदारी होती है कि आर्थिक व्यवस्था और शासन व्यवस्था सुदृढ़ रहे, उसकी देख-रेख करे। ठीक है? तीसरी कंडीशन, अब देखो मुझे बताओ, हमारा जो परिवार होता है, परिवार में मान लो आप हो, आपके पिताजी हैं, ठीक है? आपके 2-4 छोटे भाई-बहन और हैं, मान लेते हैं, सपोज़ करो। तो ये पूरा का पूरा नियंत्रण कौन करता है? बोलो भाई। इन पर, आप पर और आपके छोटे भाई जितने भी हैं, इन सब पर नियंत्रण रखने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? ऊपर वाले की होती है। यानी जो हमसे जनरेशन में ऊपर हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है, जो वरिष्ठ हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? अगर ग्राम पंचायत के जो भी कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी की की देख-रेख और साथ ही साथ उनका या उन पर नियंत्रण रखने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? नियंत्रण रखने की ज़िम्मेदारी, ये किसकी है? ये भी है ग्राम प्रधान की। गौर करें, ग्राम पंचायत में जो कर्मचारी कर रहे होते हैं कार्य, उनकी देख-रेख करना और साथ ही साथ समस्त कर्मचारियों को नियंत्रित करना, इसकी भी ज़िम्मेदारी होती है ग्राम प्रधान की। इसके अलावा और कौन काम होते हैं? जैसे ग्राम पंचायत की ओर से किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करना है, तो वो प्रधान के नाम से ही होगा। अर्थात ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की ओर से सभी पत्र व्यवहार पत्र व्यवहार कौन करता है? वो यही करता है, ठीक है? इसके अलावा जो पंचायतों की सार्वजनिक संपत्ति होती है, सार्वजनिक संपत्ति होती है, उसकी रक्षा करने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के लिए लगातार वो प्रयासरत रहे, इसके लिए भी प्रधान ही ज़िम्मेदार होता है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत में जो कर लगाए जाने हैं, उनको और साथ ही साथ जो फीस वसूलने की व्यवस्था करना ये भी ज़िम्मेदारी किसकी होती है? इसी की होती है। किसी भी प्रकार का दीवानी फौजदारी अगर मामला आ गया है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की ओर से, तो उसकी तरफ से अभियोजन प्रस्तुत करने का भी ज़िम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है। इसको ध्यान रखना। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल कंठस्थ नहीं करने हैं, चूँकि अगर उस तरह के ऑप्शंस में आए, तो आप बिल्कुल कर ले जाओगे। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, जैसे दीवानी और फौजदारी मामलों में दीवानी और फौजदारी मामलों में ग्राम सभा
और ग्राम पंचायत की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना। अभियोजन प्रस्तुत करना। ये ज़िम्मेदारी किसकी होती है? ये ज़िम्मेदारी होती है प्रधान की, ठीक है? और आपने देखा होगा अगर समितियाँ आपने पढ़ी होंगी, तो ये भी आपने पढ़ा होगा कि 3 समितियाँ हैं एनईपी। एनईपी का मतलब क्या है? एक तो है नियोजन समिति, ई फॉर है एजुकेशन समिति मतलब शिक्षा समिति और पी फॉर है प्रशासनिक समिति। अब मुझे बताओ ये 3 समितियाँ हैं, इन तीनों समितियों की अध्यक्षता करने की भी ज़िम्मेदारी किसकी होती है? प्रधान की। प्रधान इनकी अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता करेगा। ये बात आप समझ पाए? ठीक है? इसके अलावा और भी कई सारी समितियाँ हैं जैसे आपने पढ़ी होगी भूमि प्रबंधक समिति, भूमि प्रबंधक समिति। इसके अलावा ग्राम स्वराज समिति। भूमि प्रबंधक समिति और ग्राम स्वराज समिति की अध्यक्षता कौन करता है? की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप बताओगे यही करता है प्रधान। ठीक है? यहाँ तक बात समझ गए? ये तो हो गई सारी प्रधान की कर्तव्य। इन्हीं कर्तव्यों का अगर प्रधान पालन न कर रहा हो, तो फिर प्रधान को हटाया भी जाता है। वो किन परिस्थितियों में हटाया जाता है? गौर करो। मैंने धारा 14 से लास्ट क्लास को बंद किया था और इसको अब मैं धारा 14 यहाँ पर लेता हूँ। धारा नंबर है 14, ध्यान दो। प्रधान को प्रधान को हटाया जाना। ठीक है? प्रधान को हटाया जाना इसका मतलब क्या है? मैं इसमें केवल और केवल चर्चा करूँगा आपसे अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया की। प्रधान के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? इसमें कैसे-कैसे प्रधान को हटाया जाता है? 3-4 चरण हैं, आओ एक-एक चरण करके पढ़ते हैं। सबसे पहला चरण, प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, गौर करना। सबसे पहले मुझे बताओ प्रधान को हटाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? ग्राम सभा के सदस्य, सबसे पहली बात। अच्छा तो फिर ये पूरा का पूरा शुरुआत कहाँ से होगा? प्रधान को हटाने के लिए प्रोसेस कौन शुरू करेगा? ग्राम प्रधान के सदस्य ही। चूँकि प्रधान को चुना किसने था? पंचायत के सदस्यों ने तो चुना नहीं था, सभा के ही सदस्यों ने चुना था, है ना? तो अगर ग्राम सभा के सदस्यों ने उसे चुना है, तो ग्राम सभा के सदस्य उसे उतार भी सकते हैं। तो प्रधान को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जो आता है, वो शुरुआत होता है ग्राम सभा के सदस्यों से। तो सबसे पहला चरण क्या होगा कि ग्राम सभा के जितने भी सदस्य होंगे, कुल सदस्य का 1/2 ध्यान देना सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हो रही है? ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/2 इतने सदस्य या हम कहें इतने भाग के हस्ताक्षर हों। इतने भाग के हस्ताक्षर हों कम से कम। अधिक से अधिक सबके हो जाए बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कम से कम ग्राम सभा के जो टोटल मेंबर्स हैं उनका 1/2 हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है? फिर ये जो हस्ताक्षर करते हैं, इन्हीं में से हस्ताक्षर करने वालों में से कम 5 सदस्य ऐसे हों, जो हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करने वाले में 5 सदस्य 5 सदस्य उठेंगे और आगे आएँगे और कहेंगे, "मुझे लाओ लिखित नोटिस।" ये 5 सदस्य लिखित नोटिस लेंगे और कहाँ चले जाएँगे भाग के? ये 5 सदस्य लिखित नोटिस लेंगे और ये भागे-भागे जाएँगे जिला पंचायत जिला पंचायत राज अधिकारी के पास। गौर करना, ग्राम सभा के टोटल सदस्यों का 1/2 भाग इन्होंने हस्ताक्षर किया और फिर इन्हीं में से जिन्होंने हस्ताक्षर किया, हस्ताक्षरकर्ता 5 सदस्य आगे आएँगे और कहेंगे मुझे नोटिस लाओ और फिर ये जिला पंचायत राज अधिकारी की तरफ, उसके ऑफिस की तरफ भागे-भागे चले जाएँगे और कहेंगे त्राहिमाम रक्षा करो, प्रधान को हटाओ यहाँ से, बड़ा आपत्ति कर रहा है, बहुत जुल्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दो, एक नोटिस होगी, नोटिस ये होगी ये जब पंचायत राज अधिकारी को लेटर देंगे जाके, अविश्वास प्रस्ताव के लिए जब ये लेटर देंगे जाके, तो उसमें नोटिस जिला पंचायत राज अधिकारी ये करेगा, वो कहेगा इनसे कि प्रधान को क्यों हटाना चाहते हो? तो फिर उसमें कारण लिखे होने चाहिए, अर्थात उन कारणों का ये जो लेटर लेके जा रहा है ना लिखित नोटिस, इस नोटिस में उन कारणों का जिक्र होना चाहिए
जिक्र हो जिसके तहत जिसके तहत प्रधान को हटाना है। प्रधान को हटाना है। ये बात आप समझ पाए? फिर से समझो। ग्राम सभा के टोटल सदस्यों का 1/2 भाग ये लिखित रूप से हस्ताक्षर करेंगे और फिर इन्हीं हस्ताक्षरकर्ता में से 5 सदस्य लिखित नोटिस को लेके अ, जाएँगे जिला पंचायत राज अधिकारी के पास। जिला पंचायत राज अधिकारी इस नोटिस को देखेगा और फिर वो देखेगा कि कौन-कौन से ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा ग्राम प्रधान को ये लोग हटाना चाहते हैं। अब होगा क्या? नोटिस किसे मिल गया? जिला पंचायत राज अधिकारी को। ये 5 सदस्य अपना वापस आ जाते हैं। नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर-अंदर ये जो डीपीआरओ होता है, ये ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा। मान लो ये है डीपीआरओ, ठीक है? ये कौन है? डीपीआरओ। डीपीआरओ को मिल गया नोटिस, तो नोटिस मिलने के 30 डेज़ 30 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा। बैठक बुलाएगा। ध्यान दें, ये बैठक किसकी बुलाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, ग्राम पंचायत की या ग्राम सभा की? तो आप कहोगे ग्राम सभा की, चूँकि यही लोग तो आगे आए हटाने के लिए, तो ग्राम सभा की 30 दिन के अंदर-अंदर बैठक बुलाएगा। और जब भी कभी ये बैठक बुलाई जाएगी, इस बैठक की सूचना 15 दिन पहले दे दी जाएगी। इस बैठक की सूचना 15 डेज़ 15 दिन 15 डेज़ पहले दे दी जाएगी। ठीक है? दे दी गई। अब मुझे बताओ, जब भी कभी इस तरह की बैठक होगी, तो सबसे पहले उसमें देखा जाता है कोरम। भाई प्रधान को हटा रहे हो आप, प्रधान को हटा रहे हो, छोटी-मोटी बात नहीं होती है। प्रधान को हटाने के लिए आपको सबसे पहले कम से कम आधा गाँव सभा तो आपके साथ होनी चाहिए। मान लो आपने प्रधान पर आरोप लगाया, तो कम से कम आधी गाँव सभा, देख रहे हो ना, कम से कम 1/2 आधी गाँव सभा आपके साथ होनी चाहिए कि हाँ, ठीक है प्रधान को हटा दो। तो जब भी कभी प्रधान को हटाने के लिए बैठक आएगी, उस बैठक में कोरम देखा जाता है। ये कोरम कितना होना चाहिए? ऐसी बैठक का कैसी? प्रधान को हटाने के लिए प्रधान को हटाने के लिए जो बैठक होगी, बैठक का कोरम ये होगा ग्राम सभा के जो टोटल सदस्य हैं, ग्राम सभा के टोटल सदस्य का 1/3, इसको याद रखना। प्रधान को हटाने के लिए जो बैठक होती है, उसमें कोरम ग्राम सभा के टोटल सदस्य का 1/3 होता है। ग्राम पंचायत की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, गौर करिएगा। मैं बार-बार लिख रहा हूँ ग्राम सभा, ग्राम सभा, ग्राम सभा। प्रधान को हटाने में पूरा का पूरा हाथ ग्राम सभा का होता है, ठीक है? अब इसके बाद देखो, ये तो हो रही है बैठक। बैठक में बहुत सारे लोग उपस्थित होंगे और मतदान भी कर सकते होंगे। तो उपस्थित और मतदान करने वालों का लगभग 2/3 के बहुमत से प्रधान को हटा दिया जाएगा। अगर कोरम पूरा हो गया है, बैठक हो रही है, तो फिर ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रधान हट जाएगा। प्रधान हटेगा। ये बात आप समझ पाए थोड़ी-सी? फिर से देख लो एक बार। प्रधान को हटाया जाना, अविश्वास प्रस्ताव, इसकी पूरी प्रक्रिया। ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/2 ये लिखित रूप से हस्ताक्षर करेंगे और फिर 5 सदस्य लिखित नोटिस लेके जाएँगे जिला पंचायत राज अधिकारी के पास। जिला पंचायत राज अधिकारी को जो नोटिस दिया जाएगा, उसमें उन कारणों का भी ज़िक्र होगा, जिस कारणों से प्रधान को हटाया जा रहा है। लिहाजा डीपीआरओ को जब नोटिस मिल जाएगा, तो नोटिस मिलने के 30 दिन के भीतर-भीतर वो बैठक बुलाएगा। ग्राम सभा की बैठक होगी वो और उसके बैठक बुलाने के 15 दिन पहले-पहले सूचना भी दे दी जाएगी कि भैया बैठक हो रही है, ग्राम प्रधान को हटाया जाना है। आ जाओ सब लोग। जब भी कभी बैठक होगी, तो ये देखा जाएगा कि क्या कोरम है? तो कोरम में क्या देखा जाएगा कि क्या ग्राम सभा के सदस्य टोटल जितने भी हैं, उसका 1/3 उपस्थित हुए हैं? अगर हुए हैं, तो फिर वहीं पर वोटिंग हो जाएगी। ग्राम सभा के जितने भी उपस्थित होंगे, मतदान करने वाले होंगे, उसका 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ अगर प्रस्ताव पारित हो गया, तो प्रधान हाँ, गया। ठीक है? अब यहाँ से 2 कंडीशंस और पैदा होती हैं। पैदा क्या होती हैं? मान लो बैठक बुलाई गई, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन बैठक जो बुलाई गई है, उसमें कोरम ही नहीं बना। कोरम में ग्राम सभा के टोटल 1/3 होने थे, लेकिन ये हुए ही नहीं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जब भी कभी ये प्रस्ताव के लिए वोटिंग हो रही थी, मतदान हो रहा था प्रधान को हटाने के लिए, 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए था। बहुमत मिला ही नहीं। अब क्या होगा? क्या प्रधान हटेगा या नहीं हटेगा? देखो, नोट 2 बातें यहाँ से गौर करने वाली हैं।
कौन कौन सी दो बातें? देखो, सबसे पहली बात तो यही है कि जो अविश्वास की बैठक हो रही थी, अविश्वास अविश्वास की जो बैठक हो रही थी, बैठक कोरम के अभाव में वो ना हो पाए। फिर से समझो, जो अविश्वास प्रस्ताव आया था ना प्रधान के खिलाफ, उस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जो बैठक हो रही थी कोरम को लेके, उसका कोरम ही ना पूरा हो पाए तो क्या होगा? या अथवा एक घटना और घट सकती है। प्रस्ताव 2/3 बहुमत से, या प्रस्ताव को 2/3 बहुमत ना मिले, यानी प्रस्ताव ना पास हुआ। अब बताओ क्या होगा? अब होगा ये कि भैया प्रधान तो नहीं हटने वाला है। अब कहेगा अब आप चाहे जितना सर पैर पटक लो, मैं तो नहीं हटूंगा, क्योंकि मेजोरिटी आप लोग इकट्ठा ही नहीं कर पाए। तो इस स्थिति में होगा क्या? इस स्थिति में सख्त हिदायत दी जाएगी लोगों को, ग्राम सभा के लोगों को, कि जब भी कभी प्रधान को हटाना, अब प्रधान को आगे से हटाने के लिए अगर दोबारा बैठक आपने बुलाई, ठीक है, दोबारा बैठक, पूर्व जो पहले बैठक हो चुकी है, पूर्व बैठक की तिथि से तिथि से 1 साल तक नहीं आएगी, तक नहीं होगी। गौर करो, ये बैठक पहली बुलाई गई, प्रधान को हटाना है, उद्देश्य क्या था? ये प्रधान है, इस प्रधान को हटाना, ये उद्देश्य था। इस बैठक में हुआ क्या कि कोरम पूरा नहीं हुआ, या फिर 2/3 बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन प्रधान नहीं हटा। अब इस स्थिति में प्रधान तो हटेगा नहीं, लेकिन प्रधान मान लो अभी भी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, तो सरकार कहती है, ये अधिनियम कहता है कि भाई फिर प्रधान को 1 साल का मौका दे दो, करने दो भ्रष्टाचार। फिर 1 साल बाद जो उस वर्ष आएगा, 1 साल बाद देखेंगे, अर्थात इस 1 साल तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बात समझ पाए? हाँ। अब यहाँ पर जब 1 साल हो जाएगा, तब फिर प्रधान को हटाने का प्रोसेस आप शुरू कर सकते हो। अर्थात प्रधान को हटाने के लिए दोबारा बैठक पूर्व बैठक की तिथि से 1 साल में नहीं बुलाई जाएगी। ठीक है? 1 साल के बाद ही प्रोसेस होगा। अच्छा, अब एक बात यहाँ से और देखना, प्रधान को हटाने के लिए प्रधान को हटाने के लिए अगर कोई बैठक उसके चुनाव के 2 साल के भीतर 2 साल के भीतर नहीं आएगी, नहीं आएगी। एक बात समझो, या हम कहें नहीं होगी, ये ज़्यादा। एक बात समझो, प्रधान को हटाना है, ये मान लो अभी-अभी ग्राम सभा का चुनाव हुआ है, ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है, अभी-अभी ये प्रधान बना है, ये बना है प्रधान, ठीक? तो ये नियम कहता है कि भैया प्रधान को अगर हटाना है, तो ये 5 साल का कार्यकाल है। बात समझ पा रहे हो? ये 5 साल का कार्यकाल है। प्रधान को हटाना है तो शुरू के 2 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, 2 साल तक उसको काम करने दो। अगर 2 साल बाद आपको लगता है कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है या फिर कुछ और कर रहा है, तो फिर आप इस अवधि में प्रस्ताव इसके खिलाफ लाओगे। फिर से समझ जाओ, प्रधान को हटाना है तो शुरुआत के 2 साल तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। प्रधान को हटाने के लिए कोई भी बैठक उसके चुनाव के 2 साल के भीतर नहीं होगी। दैट्स इट। इतना सा है प्रधान का निर्वाचन, इतना सा है प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। ये बात आई होप समझ पाए होंगे आप लोग। ठीक है? मैं एक डायग्राम से आपको फिर बताने का प्रयास करता हूँ। गौर करो, ये कौन है? ये मान लो हैं ग्राम सभा के सदस्य, ये सारे के सारे। ये हैं ग्राम सभा, मैं यहाँ पर ऐसे शॉर्ट में लिखता हूँ। ये कौन है? ये हैं ग्राम सभा के सदस्य। ठीक है? ग्राम सभा के सदस्य। जितने भी ग्राम सभा के सदस्य होंगे उसका 1/2 इनके होने चाहिए हस्ताक्षर। ये समरी में बता रहा हूँ, ध्यान देना। इन 1/2 के होने चाहिए हस्ताक्षर, और हस्ताक्षर वाला इनके पास होना चाहिए नोटिस। ठीक? फिर इसके बाद इन्हीं ग्राम सभा के सदस्यों में से 5 सदस्य चुने जाएंगे। 3, 4, 5। ये कितने हैं? 5 सदस्य। टोटल 5 सदस्य चुने जाएंगे। ये हस्ताक्षर करने वाले सदस्य ही होंगे। हस्ताक्षर करने वाले सदस्य। ये सदस्य कहाँ जाएंगे? ये भागे भागे जाएंगे डीपीआरओ के पास।
DPRO के पास गए और यहाँ पर ये लिखित रूप से नोटिस देंगे और ये कहेंगे कि प्रधान को हटाओ। प्रधान फिर DPRO चर्चा करेगा इनसे कि क्यों हटाना चाहते हो, कारण पूछेगा। यही सब नोटिस में कारण लिखे होंगे। फिर ये जो DPRO होगा, ये 30 दिन आदेश देगा कि 30 डेज़ के भीतर-भीतर प्रधान को हटाया जाएगा, अर्थात 30 डेज़ के भीतर-भीतर प्रधान को हटाने के लिए बैठक बुलाई जाएगी। ये बैठक किसकी होगी? ग्राम सभा की बैठक होगी, ठीक है? और इस बैठक की सूचना 15 दिन पहले दी जाएगी, 15 डेज़ पहले। और जब भी कभी ये बैठक होगी, तो बैठक में ये देखा जाएगा कि बैठक का कोरम पूरा है। कोरम का मतलब क्या होगा? जितने भी ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, उनका 1/3 भाग। यही तो मैंने यहाँ पर लिखा था। कोरम, ग्राम सभा के टोटल मेंबर्स का 1/3 भाग, ठीक? ये कोरम होगा। इस कोरम में जितने भी लोग उपस्थित होंगे, यहाँ पर इस बैठक में जितने भी लोग उपस्थित होंगे, उनका एक बहुमत 2/3 बहुमत के आधार पर वो प्रस्ताव पास हो जाएगा। पास हुआ तो ठीक, ना हुआ तो ठीक। पास हुआ तो प्रधान पद छोड़ देगा, नहीं पास हुआ तो प्रधान अपने पद पर बना रहेगा। ये पूरा का पूरा समरी है अविश्वास प्रस्ताव की। दैट्स इट, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ गए? अब आगे बढ़ो और एक नई धारा की तरफ चलते हैं। धारा है 95 का 1 का छा। 95 का 1 का छा। ध्यान दो। इसमें दिया गया है कि जो हमारी राज्य सरकार है, राज्य सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो भी व्यक्ति चुना हुआ होता है या नियुक्त होता है, उसे अधिकार दिया जाता है कि राज्य सरकार किसी भी प्रधान को, किसी भी सदस्य को, कोई समिति का सदस्य है, समिति के सदस्य को या फिर न्याय पंचायत के पंच को या फिर न्याय पंचायत के सरपंच को हटा सकती है। हटा सकती है। ध्यान दो, फिर से समझो। धारा नंबर 95 का 1 का छा क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य सरकार प्रधान को, सदस्य को, समिति के सदस्य को, न्याय पंचायत के पंच को या फिर सरपंच को ये हटा सकती है। यहाँ पर राज्य सरकार से क्या आशय है? राज्य सरकार से आशय है जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि प्रधान हो, सदस्य हो, समिति का सदस्य हो, न्याय पंचायत का पंच हो, सरपंच हो, इनको सबको कौन हटा सकता है? जिला मजिस्ट्रेट। आप जिला मजिस्ट्रेट कह दो या फिर राज्य सरकार कह दो, क्योंकि राज्य सरकार ने इसको अथॉरिटी दे रखी है हटाने की। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मान लो ये कोई प्रधान है, ठीक है? ये कोई प्रधान है, इस प्रधान को हटाना है। तो अब मुझे बताओ, क्या आधार हो सकते हैं कि जिससे जिला मजिस्ट्रेट इसको हटा देगा? कुछ ना कुछ तो आधार होंगे। देखो वो आधार, कारण वो कौन से हैं? कारण जिसके द्वारा जिसके द्वारा ये हटाए जाते हैं, ये हटाए जाते हैं। ये हटाए जाते हैं मतलब कौन? यही प्रधान हो या फिर उप प्रधान हो, हालाँकि अब वो प्रधान तो होता नहीं है, लेकिन अ, सरपंच हो, पंच हो या फिर किसी समिति का अध्यक्ष हो, सदस्य हो, वगैरह-वगैरह। जितने भी हटाए जाएँगे, पीछे कारण क्या होगा? सबसे पहला कारण कि अकारण, अकारण का मतलब बिना कारण के, अकारण लगातार 3 बैठकों से लगातार 3 से अधिक 3 से अधिक बैठकों में अनुपस्थित हो जाए। अनुपस्थित हो। फिर से समझो, ये जो जिला मजिस्ट्रेट मैंने कहा है, ये इन सबको हटा सकता है। क्यों? सबसे पहला कारण तो यही है कि बिना कारण दिए प्रधान 3 से अधिक बैठकों में अनुपस्थित हो गया। लगातार गोल है, वो बैठक में आ ही नहीं रहा है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर उसे हटा दिया जाएगा। दूसरी बात, काम करने से मना कर दे, काम करने से मना कर दे। कहे कि भैया हम काम हम नहीं करेंगे, जाओ। तो जब काम करने से मना कर देगा तो उसको चुना किस लिए गया है? गाँव के काम करने के लिए, और काम ही करने से मना कर दे रहा है। तो फिर जिला मजिस्ट्रेट कहेगा तुम निकल लो, अच्छा, है ना? इसके अलावा या फिर वो कार्य करने में कार्य करने में असक्षम हो जाए। उसके पास काफ़ी वो शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से या फिर बौद्धिक रूप से वो सक्षम ही नहीं है। तो फिर हाँ, जिला मजिस्ट्रेट कहेगा भैया आप रहने दो, आपसे ना हो पाएगा। या फिर
किसी अपराध का उसके ऊपर दोषारोपण हो जाए, तब भी वो हट जाएगा, ठीक है? या फिर उसने पद का पद का दुरुपयोग किया हो। और चौथी बात, धारा 5 का ये क्या है? सदस्यों के लिए निरर्हता की बात करता है ये धारा। ये मैंने आपको पढ़ाई भी थी। धारा 5 का सदस्यों की निरर्हता यानी कि अयोग्यता की बात करता है। तो धारा 5 के के अंतर्गत अंतर्गत प्रधान या फिर सदस्य प्रधान या फिर सदस्य अ, कोई व्यक्ति बनने से अनर्ह हो जाए, अयोग्य हो जाए, ठीक है? तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके द्वारा अगर ये किसी व्यक्ति में आ गई हैं, ये स्थितियाँ, तो फिर जिला मजिस्ट्रेट कहेगा भैया आपसे ना हो पाएगा, आप पद छोड़ दो। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? हाँ, तो ये हैं जिनके कारण किसी व्यक्ति को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा या फिर जिला मजिस्ट्रेट। चूँकि राज्य सरकार ने इसी को अधिकार दे दिए हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट हटा देता है। ठीक है? सारी बातें आप समझ गए। अब देखो, नेक्स्ट मैं बात कर लूँ एक और टॉपिक की, प्रधान का मानदेय। प्रधान का मानदेय। प्रधान का मानदेय और भत्ते, गौर करो। प्रधान, मान लो ये कोई प्रधान है, ठीक है? ये कौन है? ये है प्रधान। प्रधान के मानदेय और भत्ते क्या होते हैं? इनको कितना रुपया मिलता है? तो 3 कंडीशन इन्हें इनसे याद रखो। सबसे पहली स्थिति क्या है? इनसे 3 परिस्थितियाँ याद रखना। सबसे पहली कंडीशन ये है इनका वेतन। वेतन इन्हें कितना मिलता है? 500 रुपया। ओह सॉरी, 5000 रुपया प्रति माह। 500 रुपए में क्या होगा, है ना? चलो, दूसरी कंडीशन, इन्हें 5000 रुपया इनसे कहा जाता है कि आप अपने पास नकद रखो। ये नकद रखता है। नकद रखता है ताकि कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो तुरंत खर्च कर दे। अर्थात ये किसके लिए है? ये है आकस्मिक खर्च के लिए। ठीक है? इसके अलावा एक तीसरी कंडीशन है, 15,000 रुपया वार्षिक इसे मिलता है। 15,000 रुपया इसे मिलता है वार्षिक। ये किन कंडीशंस में मिलता है? यात्रा और आनुषांगिक व्यय के नाम पर। यात्रा और आनुषांगिक व्यय के नाम पर। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? तो प्रधान के मानदेय क्या है? 5,000 रुपया प्रति महीना। 5,000 रुपए ये अपने पास नकद रूप से रखता है। और इसके अलावा 5,000 रुपया रखता का मतलब 5,000 रुपया प्रति महीने इसको दिया जाता है कि अपने पास रखो और आकस्मिक खर्च करते रहना। और 15,000 रुपया वार्षिक ये इसको दिया जाता है कि यात्रा आनुषंगिक व्यय के रूप में इसके पास रहे। ठीक है? ये तो प्रधान हो गया। सदस्य का भी कुछ वेतन होता है क्या? हाँ, होता है। सदस्य, कहाँ का सदस्य? जिला पंचायत का या ग्राम पंचायत का? तो आप कहोगे सदस्य कहाँ का? ग्राम पंचायत का। सदस्य जो ग्राम पंचायत का होता है, इसे अब पैसा मिलने लगा है। 100 रुपया प्रति बैठक के हिसाब से मिलता है। और जो शासन की तरफ से पास होता है, वो वर्ष में अधिकतम अधिकतम 12 बैठकों के लिए ही पैसा पास होता है। 12 बैठकों के लिए पैसा पास होता है। यानी कि हाँ, 1 साल में इसको 12,000 रुपए मिल जाते हैं। 100 रुपया प्रति बैठक के हिसाब से पास होता है सरकार की तरफ से और मैक्सिमम 12 बैठकों के लिए पास होता है। ठीक है? तो ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है, उसे 100 रुपया प्रति बैठक मिलता है। और आपको पता होगा, ग्राम पंचायत के सदस्य को 100 रुपया बैठक मिल रहा है, तो हर 1 महीना 1 बैठक तो होनी ही होनी है। तो 12,000 रुपए इसके बन गए जाके, साल के अंत में। और इसे ये मिलता है। अब एक टॉपिक को हम लोग और कवर करेंगे। टॉपिक ये है, प्रधान और साथ ही साथ जो पंचायत के सदस्य हैं, प्रधान और सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह, शपथ ग्रहण ये कैसे करते हैं? कौन इन्हें दिलवाता है? ठीक, इसकी चर्चा करेंगे। तो ध्यान दो, एक अधिनियम है। अधिनियम कहें या फिर हम कहें नियमावली 1994 की है, जिसमें इसके बारे में चर्चा की गई है। अधिनियम कौन सा है या हम कहें नियमावली कौन सी है? तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश पंचायत राज। उत्तर प्रदेश पंचायत राज, प्रधान, उप प्रधान, पंच, सरपंच, सहायक सरपंच या फिर ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य, इनकी सबकी की शपथ
और ये है उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली। ठीक है, ये नियमावली कब की है? 1994, 1994 की। और इसकी एक नियम संख्या है 03। गौर करिएगा, इसकी एक नियम संख्या है 03। इसी में दिया गया है, क्या दिया गया है, आओ चर्चा करते हैं। गौर करो, ये सारी बातें आपसे पूछी नहीं जाएंगी। ठीक है, नियमावली कौन सी है, नियम संख्या कौन सी है, इसको चाहो तो आप याद रखना। मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने ये चीजें ली हैं, या फिर आप चाहो तो मत याद रखना। अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। इसमें दिया है कि खंड विकास अधिकारी या फिर सहायक विकास अधिकारी या फिर तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार, ये सारे लोग, ठीक है, इनके समक्ष शपथ ली जाएगी। शपथ ली जाएगी। ठीक। और साथ ही साथ जिला जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति के द्वारा नियुक्त इनमें से अन्य अधिकारी, व्यक्ति ना लिखो, अधिकारी लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। अधिकारी के समक्ष शपथ ली जाएगी। खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार या फिर जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी, इनके द्वारा ये शपथ ली जाएगी। ठीक है। अच्छा, शपथ के बारे में प्रावधान है कहाँ पर? तो मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बताया था, अधिनियम 1947 की एक मैंने धारा बताई थी। धारा है 12 का अंगा का दूसरा। मैंने इसमें कहा था 12 का अंगा का दूसरे में मैंने क्या कहा था, यदि कोई व्यक्ति शपथ न ले, चाहे वो प्रधान हो या सरपंच हो या पंच हो, कोई भी हो, अगर वो कहता है कि भैया हम शपथ नहीं लेंगे, है ना? कई सारे लोग आपने आजकल देखे होंगे जो संविधान की शपथ आ, या हम कहें राष्ट्रगान में खड़े होने से शर्माते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है कि भैया शपथ नहीं लेंगे, तो सीधे सीधे उससे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निकल लो। यदि शपथ ना ले तो हाँ, तत्काल उससे कहा जाता है कि निकल लो। निकल लो का मतलब पद रिक्त समझा जाएगा, पद रिक्त समझा जाएगा। ठीक है। अच्छा, इससे क्या पता चलता है? इससे एक ये पता चलता है कि हम जब भी कानून बनाते हैं, आम जनता के लिए तो कठोरतम कानून बना देते हैं, लेकिन क्या ऐसा ही कानून संसद में हो सकता है कि आप अगर इसका सम्मान नहीं करते हैं तो चलो निकल लो, है ना? तो ये खैर ये विचारणीय है, आप लोग विचार करिए इन पे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। खैर आगे बढ़ो। ये तो हो गई शपथ की बात। ठीक, अगर नहीं ले रहा है तो फिर उसका पद खाली समझा जाएगा। अच्छा, अब शपथ ले ली, सपोज करो ये कोई प्रधान है या हम कहें ये कोई सदस्य है, ये शपथ ले ली, या हम कहें शपथ ग्रहण के बाद क्या होगा? शपथ ग्रहण के बाद इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में होता यह है कि दो कंडीशंस हैं। तो हस्ताक्षर युक्त जो प्रधान का शपथ पत्र होगा, और हस्ताक्षर युक्त पंचायत के सदस्यों का शपथ पत्र होगा। बोलो भाई, सदस्य का शपथ पत्र होगा। ये है प्रधान, और ये हैं पंचायत के सदस्य, बहुत सारे लोग। तो जो प्रधान का होता है शपथ पत्र, जो प्रधान के हस्ताक्षर के द्वारा शपथ पत्र या शपथ ली जाती है, तो इसका जो शपथ पत्र होता है वो जाता है जिला पंचायत राज अधिकारी के पास। गौर करो, प्रधान का जो हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र होता है वो कहाँ जाता है? वो जाएगा जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपा जाएगा, अधिकारी को सौंपा जाता है। ठीक है। और जो ये होते हैं हस्ताक्षर युक्त पंचायत के सदस्यों का शपथ पत्र जो होता है, वो किसे सौंपा जाता है? वो सौंपा जाता है खंड विकास अधिकारी को, खंड विकास अधिकारी को। ठीक है। तो प्रधान वाला शपथ पत्र सीधे कौन ले जाएगा या किसके ऑफिस में जाएगा? जिला पंचायत राज अधिकारी, डीपीआरओ। और इनका जो शपथ पत्र होगा, जो सदस्य होते हैं उनका शपथ पत्र ये खंड विकास अधिकारी के पास जाता है, इनको सौंपा जाता है। ठीक है। हाँ, तो ये है प्रधानों और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह। ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। और
इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ, धन्यवाद।